गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम जो है नियोजन 2 के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है पाठ्यपुस्तक और अन्य संसाधनों का प्रयोग। तो पाठ्यपुस्तक जो है वो एक अच्छा रिसोर्स है, एक अच्छा संसाधन है बच्चों को डेवलप करने का, बच्चों को विकसित करने का। तो पाठ्यपुस्तक के लाभ क्या हैं? पहला है, पाठ्यपुस्तकों की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित ढंग से चलती है। दूसरा है, पाठ्यपुस्तकों की सहायता से बच्चों को ये पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तीसरा है, पाठ्यपुस्तकें अध्यापक की पाठ तैयारी करने में सहायक होती हैं। शिक्षण में एकरूपता लाने के लिए पाठ्यपुस्तक आवश्यकता होती हैं। पाठ्यपुस्तकों की सहायता से एक साथ अनेक बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि ये पुस्तकें पाठ को दोहराने और गृह कार्य करने में बच्चों की मदद करती हैं। पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन से बच्चों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है। पाठ्यपुस्तकें अध्यापकों के पूरी तरह निपुण न होने की कमी को भी पूरा करती हैं। पाठ्यपुस्तक बच्चों के ज्ञान का परिचय लेने में भी सहायक होती हैं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान के विकास के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी करती हैं। तो आप सब जानते हैं, अगर पाठ्यपुस्तक पहले के टाइम में इंटरनेट था नहीं, अगर पाठ्यपुस्तक भी नहीं होती तो बच्चे कैसे पढ़ाई करते? और अगर सिर्फ एक किताब होती है और वो सिर्फ मास्टर के पास होती है और वो मास्टर स्कूल में पढ़ा देता तो बच्चे घर पर उसको दोहराते कैसे, उसकी रिवीजन कैसे करते? तो पाठ्यपुस्तक इन सब चीज़ों में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अब टेक्स्ट बुक के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो पहला है, पाठ्यपुस्तकें पाठ सामग्री को जुटाने और व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं। पाठ्यपुस्तकें इस बात का संकेत देती हैं कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में अध्यापक को क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक सहायक सामग्री के बारे में भी जानकारी देती है। पाठ्यपुस्तकें अध्यापक छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। पाठ्यपुस्तकें होने के कारण छात्र अध्यापक की अनुपस्थिति में भी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। पाठ्यपुस्तकें छात्रों के इवोल्यूशन के लिए भी, मूल्यांकन के लिए भी सहायक होती हैं। तो ये सारे काम है जो पाठ्यपुस्तक करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आप सबको समझ में आ जाने चाहिए एज इट इज। अब समुदाय के स्रोत क्या हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज क्या हैं? तो ये स्रोत निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला है, भौगोलिक महत्व के स्थान जैसे पहाड़, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, ये सब। ऐतिहासिक महत्व, अब ऐतिहासिक महत्व से कोई मशहूर भवन हो या मंदिर हो, मस्जिद, मकबरा। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान जैसे अजायब घर, चिड़ियाघर, संग्रहालय, पुस्तकालय, यहाँ बच्चों को ले जा सकते हो। आर्थिक महत्व के स्थान जैसे व्यापारिक केंद्र, बाजार, बैंक, आर्थिक महत्व के स्थान। फिर सरकारी भवन जैसे पंचायत घर, पुलिस स्टेशन, जल वितरण संस्थान, न्यायालय, संसद भवन, ये सब। परंपरा जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, विश्वास और अभिवृद्धि, ये सब स्रोत हैं समुदाय के। अब ये जो समुदाय के सामुदायिक साधनों का विकास और उपयोग करने की विधियां क्या हैं, कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो पहले है, स्कूल को समुदाय में ले आना, कि हम स्कूल को ही समुदाय में ले आए। तो पहला, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है भ्रमण, कि वास्तविक अवलोकन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थिर है। ठीक है, और अगर सामने कोई चीज़ देखते हैं तो बच्चे उसको देख के समझ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब विद्यार्थी को समुदाय में ना ले जाया जाए, समुदाय के क्रियाकलापों का भी कुछ पता उसको नहीं चल सकता। ठीक है, इसलिए सामाजिक अध्ययन में भ्रमण का बहुत बड़ा स्थान है, कि बच्चे जितना ऑब्जर्व करेगा उतना वो उसको सीख पाएगा। भ्रमण तभी उद्देश्यपूर्ण हो सकता है यदि उसका चुनाव हाथ में ली गई समस्या के अनुसार किया जाता है। भ्रमण का आयोजन करने से पहले इसकी योजना, संगठन और कार्यान्वयन की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। मतलब पहले आप योजना बनाओ कि आपको कहाँ जाना है, फिर संगठन तैयार करो और फिर उसके अनुसार ही काम किया। जैसे बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, बच्चा उसको जानने के लिए उत्सुक रहता है। फिर सामुदायिक सर्वेक्षण, की जहाँ बच्चे को लेकर गए हो वहाँ की समस्याएं बताओ, वहाँ के बारे में बच्चों को बताओ, ताकि बच्चे उसका सर्वेक्षण कर सके, बच्चे वहाँ के रीति रिवाज, बेरोजगारी, प्रथाएं, सब चीज़ों के बारे में जान सके। समुदाय के जितने भी पहलू हैं वो सब बच्चे को समझ सके। उसके बाद साक्षात्कार, कि बच्चों द्वारा समुदाय के विभिन्न लोगों से साक्षात्कार करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो एकत्रित की जा सकती हैं। ये बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट समुदाय के लोगों से बात करें, उनसे चीजें पूछें वहां की। और दूसरा है, समुदाय को विद्यालय के निकट लाना, जैसे हम समुदाय को विद्यालय के निकट ले आए। तो इसमें क्या है कि विद्यालय में अभिभावक शिक्षण संघ बनाकर और उस संघ की विद्यालय में मासिक या अर्धमासिक मीटिंग करवाकर समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षकों को एक ग्रुप बना दिया जाए, एसोसिएशन बना दिया जाए। प्रत्येक विद्यालय में सामूहिक सभा टाइम पर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि नैतिकता, राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम और आदर्शों की बातों को विद्यार्थी को बताना चाहिए।
और प्रातःकालीन कार्यक्रम में ईश्वर वंदना के बाद विभिन्न महापुरुषों की जीवनी और उनके जीवन परिचय को स्थान दिया जाए। मतलब बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो कि हमारे देश में क्या है और किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति को टाइम टाइम पर विद्यालय में बुलाएं, उनको इनवाइट करें। जैसे कोई समाज सेवक हो सकता है, चिकित्सक हो, व्यापारी हो, और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों को बताएं। टाइम टाइम पर क्विज हो, प्रतियोगिताएं स्कूल में होनी चाहिए। त्योहारों को विद्यालय में सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इन सब से क्या होता है, बच्चा अपने समुदाय के बारे में जानता है। उसके बाद क्या है, नियोजन 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। तो पहला है यहाँ पे प्रश्न पूछने का महत्व। ठीक है, तो प्रश्न पूछने से क्या होता है कि जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। किसी भी पाठ्य सामग्री को सरल और स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने में प्रश्नों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है जी। अब प्रश्न पूछते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, कि हम किस उद्देश्य से प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। दोषपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और प्रश्न को किस प्रकार से हम पूछ सकते हैं। उसके बाद है निर्माण के उद्देश्य क्या है। पहला है बालकों को अभिप्रेरित करना, उनके बालकों में रुचि उत्पन्न करना, बालकों में ज्ञान की परीक्षा लेना, बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए, बालकों का मूल्यांकन करने के लिए, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनके झिझक को दूर करने के लिए, और जो ज्ञान उन्होंने सीखा उसको दोहराने एवं प्रयोग करने के लिए प्रश्न का निर्माण जरूरी है। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन के प्रश्नों का हम वर्गीकरण कैसे करें। पहला है स्मृत्यात्मक प्रश्न। तो ये उन प्रश्नों को कहते हैं जो बच्चे अपनी अपनी स्मृति के आधार पर देते हैं, जिनका उत्तर बच्चे अपनी अपनी मेमोरी के आधार पर देंगे। दूसरा है विचारात्मक प्रश्न, कि बच्चा जो है प्रश्न पूछने के बाद उस थोड़ा विचार करेगा और अपनी कल्पना और सोच विचार करके उसका उत्तर देगा। ये थे आपके मानसिक क्रिया के आधार पर। दूसरा है शिक्षा और परीक्षा के आधार पर शिक्षात्मक प्रश्न और परीक्षात्मक प्रश्न। शिक्षात्मक प्रश्न वो होते हैं जिनके सहायता से बच्चों की कल्पना, विचार और तर्क के द्वारा परिणाम निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको हम शिक्षात्मक प्रश्न कहते हैं। और परीक्षात्मक प्रश्न कौन से हैं, जो बच्चे अपनी स्मृति की परख के लिए, मतलब जब पढ़ा दिया फिर एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम जो है वो परीक्षात्मक प्रश्न होते हैं। उसके बाद उत्तरों के आकार पर आधारित। पहला है निबंधात्मक, कि भाई जो ऐसे टाइप होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है लघु उत्तर वाले, जिसके आंसर जो है एक लाइन में, एक शब्द में खत्म हो जाते हैं। वस्तुनिष्ठ, जो MCQ जैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन में प्रयोग होने वाले प्रश्नों के प्रकार। अब सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला है प्रस्तावना प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो पाठकों के आरंभ करने से पहले पूछे जाते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न, ये वो होते हैं जिनका इस्तेमाल पाठ के विकासात्मक स्तर पर होता है, मतलब पाठ के विकास में सहायक करता है। फिर है विचारात्मक प्रश्न, जो बालकों की विचार, कल्पना और तर्क शक्ति पर आधारित होते हैं। समस्या प्रश्न, की भाई कोई आपने पाठ की आधारित को समस्या दे दी, अब बच्चा उसको सुलझाएगा। तुलनात्मक, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। बोध प्रश्न, जिनकी सहायता से शिक्षक को ये पता लगता है कि बालकों को पढ़ाई हुई सामग्री से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। फिर पुनरावृत्ति, दोहराने वाले प्रश्न। फिर अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता हो सकती है। अच्छे प्रश्न में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला है प्रश्न ऐसे हों जिनकी सहायता से शिक्षण के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। प्रश्नों की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि सभी बालक उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहें। और प्रश्न ऐसे हों जिनका उत्तर देने के लिए बालक को अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े। इतने सरल और छोटे होने चाहिए कि उनका उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में दिया जा सके। और प्रश्नों का अर्थ निश्चित होना चाहिए। प्रश्न पाठ के प्रत्येक भाग से पूछे हों। तो ये आपकी विशेषताएं हैं। उसके बाद है दोषपूर्ण रूप कौन से हैं प्रश्न के। तो पहला है कुछ प्रश्न अध्यापक और कथन पूर्ण करते ही पूछ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से उचित नहीं है। एक लाइन का ये प्रश्न पूछ लिया, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों में बालकों के विचार, स्मृति और तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है। हाँ या ना वाले प्रश्न भी दोषपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर बच्चे बिना सोच समझे अनुमान से ही दे देते हैं। फिर कुछ प्रश्नों में अध्यापक अंत में ठीक है ना आदि जोड़कर अपने कथन की बालकों से पुष्टि करवाता है। ऐसे प्रश्न बालकों की विचार प्रक्रिया को कुंठित करते हैं, मतलब उसको कंफ्यूज करते हैं। फिर है कुछ प्रश्न के ही उत्तर की ओर संकेत करते हैं कि प्रश्न में उत्तर छुपा होना चाहिए, तो ऐसे प्रश्नों से बचें। ठीक है जी। फिर है बच्चे अनिश्चित, संदिग्ध और अप्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको भी हम दोषपूर्ण मानते हैं।
फिर कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न भी दोषपूर्ण की श्रेणी में ही आते हैं। अब प्रश्न पूछें कैसे? पहला, शिक्षक को कक्षा के सामने बीच में खड़े होकर प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछते समय ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। प्रश्न पूछते वक्त अध्यापक को इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। प्रश्न जल्दी पूछना चाहिए। शिक्षक को बालकों से केवल एक ही ढंग से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए और प्रश्न पूछते समय बालकों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ये आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं। अभी जो टॉपिक था ये पूरा प्रश्न पर आधारित था कि प्रश्न किस तरीके से हो सकते हैं। ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ये सारे आपके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ें और करने की कोशिश करें। बहुत सारे प्रश्न हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 41 क्वेश्चन है यहाँ पर और आगे भी हैं, कुल मिला के 51 है और फिर 5 अंक वाले आपके 18 क्वेश्चन और हैं। इन सबको आप सॉल्व करें। अगर कोई भी कठिनाई आपको होती है, कोई परेशानी आपको होती है इनको सॉल्व करने में, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2, कक्ष में बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। ये हमारा चैप्टर 2 है, इसको हम आज शुरू कर देंगे। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग, कक्षा अधिगम का प्रबंध करना। तो यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम संसाधन का अर्थ और प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्स। ये आपका आता है कक्षा अधिगम सामग्री और संसाधन का प्रबंधन। ये आपका सब टॉपिक है कक्षा अधिगम का प्रबंध करने के अंदर। इसके अंदर भी टॉपिक है अधिगम संसाधन का अर्थ एवं प्रकार। तो कह रहे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ संसाधनों का इस्तेमाल होता है, उन्हें अधिगम संसाधन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब हमारे जो मोटिव्स हैं शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए हमें कुछ रिसोर्स चाहिए, तो उन्हें हम अधिगम संसाधन कहते हैं। 3 प्रकार के हैं, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और अदृश्य संसाधन। तो मानवीय कौन से? मानवीय संसाधनों में स्कूल आता है, आपका मुख्य अध्यापक आ गया, आपके अध्यापक गण आ गए, अभिभावक आ गए, विद्यार्थी और समाज। भौतिक क्या आ गया? अभी भवन, फर्नीचर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, पुस्तकें और सहायक सामग्री। अदृश्य जो आपको दिखाई नहीं देते, आपके विश्वास, आपका धर्म, आपके सुझाव, रीति रिवाज, ये सब आपके अदृश्य में आते हैं। अब अधिगम या सीखने के संसाधन का प्रबंध में कुछ परिभाषा यहाँ पे दी गई है। पहले है केनार्ड के अनुसार प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिगम संसाधन को संग्रह करना और उन्हें शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु समन्वित करना। इसको हम कहेंगे अधिगम या सीखने के संसाधन। अब डाल्टन कहते हैं प्रबंध आधारभूत संगठनात्मक गतिविधि और एकीकरण की प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। भाई परिभाषाएं आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्स की, अधिगम संसाधन प्रबंध की आवश्यकता अथवा उद्देश्य। तो भाई हम सब जानते हैं आज के ज़माने में जो है मनुष्य का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, वो एजुकेटेड हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है मनुष्य कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए आजकल जो है स्कूलों में प्रबंधन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जीवन जीने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए विद्यालयों का प्रबंध बहुत ज़रूरी है और उचित प्रबंध के द्वारा ही परिणाम अच्छे मिलते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यदि संसाधनों का उचित प्रबंध ना किया जाए तो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये, और न ही व्यक्तियों को विकास की सही दिशा मिल पाएगी। और प्रबंध अगर अच्छा हो तो संसाधन प्रबंधक की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन अगर प्रबंध अच्छा नहीं है तो संसाधन प्रबंधक की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए संसाधन का इस्तेमाल हमेशा सावधानी से हमें करना चाहिए। उसके बाद है अधिगम संसाधन प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला आपका तत्व है उद्देश्य। तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शिक्षा के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध करना बहुत जरूरी है। प्रबंधन के बिना इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है आपका संसाधन, कि विद्यालय प्रबंधन में संसाधन का महत्व बहुत ज्यादा है। विद्यार्थी स्कूल में संसाधनों द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए इनका प्रबंधन उचित ढंग से होना चाहिए। दूसरा है समन्वय, कि प्रबंध कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है विद्यालय की सभी गतिविधियों में आपस में तालमेल बैठना। ठीक है, ताकि अधिगम संसाधनों से विद्यार्थी और अध्यापक को अधिक से अधिक लाभ हो सके। उसके बाद है निर्देशन, कि विद्यालयों में बहुत बड़े दिशा निर्देश तो बनाए जाते हैं लेकिन उनका पालन
नहीं किया जाता। तो दिशा निर्देश बनाने के बाद तो आप जो है अच्छे प्रबंध में जो भी नियम बनाते हैं उनके स्तर का पालन जरूर करवाएं। उसके बाद नियोजन कि भविष्य में की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनका निर्धारण करके तैयारी करना नियोजन कहलाता है। नियोजन जो है प्रबंधन का मुख्य कार्य है। नियोजन के द्वारा आने वाली कठिनाइयों का समस्याओं को आसानी से हम दूर कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है ना। अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, मान लो आपने सोच लिया, खुद को निर्देश भी दे लिए, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो किस बात का फायदा। फिर मूल्यांकन कि जो आपने तरीका अपनाया है, जो योजना बनाई है, जो प्रबंध किया है, उसको टाइम पर चेक करते रहें कि क्या वो जो एक योजना है, जो प्रबंध है, वो सही ढंग से हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए सामग्री का प्रयोग करते वक्त। तो पहली क्या सावधानी है कि सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त या साधारण होनी चाहिए। दूसरी, सरल हो ताकि बच्चों को कठिनाई ना आए। संक्षिप्त होनी चाहिए और इतनी बड़ी ना हो कि विद्यार्थी इसे ध्यान से देखे ही नहीं। सहायक सामग्री रोचक हो और उसका अर्थ हो। उसके बाद क्या है, सहायक सामग्री विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कह रहे यहाँ सामग्री का उपयोग करना उपयुक्त है, यहाँ बहुत अधिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जितना उपयुक्त है उतना ही इस्तेमाल करें, अधिक की नहीं। सहायक सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए कि भाई रुचि क्या है, आवश्यकता कितनी है। उसके बाद सहायक सामग्री का चुनाव उचित होना चाहिए। विद्यार्थियों को सहायक सामग्री के प्रयोग में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का रखरखाव संग्रह की भाई जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनको हम अच्छे से रखरखाव करें उनका। तो पहली बात तो यह है कि हर स्कूल में ऑडियो विजुअल एड्स का जो प्रबंध है वो सही ढंग से होना चाहिए और इनका रखरखाव भी अच्छे से, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है बहुत कम होता है। तो इनका जो रखरखाव है उसमें निम्नलिखित बाधाएं बनती हैं। विद्यालय में दृश्य श्रव्य सामग्री के रखने के स्थान की पर्याप्त कमी, कि स्थान ही नहीं रखने के लिए उनको। दूसरा, विद्यालय में इनको रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है। फिर उनको टाइम पर ठीक करने का प्रबंध नहीं होता। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को रखने के लिए अलमारियां आदि का अभाव होता है, अलमारियां ही नहीं होती है स्कूल के अंदर। और योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण भी इनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता है। उसके बाद विद्यालय में दृश्य श्रव्य सामग्री का रखरखाव, उपयोग और सुरक्षा के लिए सुझाव, कौन कौन सुझाव हो सकते हैं। तो पहला है कि विद्यालय में सामग्री को रखने के लिए उचित स्थान का प्रबंध हो, अच्छा सा स्थान बनाना होना चाहिए जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। दूसरा, सामग्री को तकनीकी आधार पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सामग्री रखने के लिए अलमारियों की उचित व्यवस्था हो। छात्रों को सामग्री दिखाते समय अनुशासन रखना चाहिए। विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग की उचित जानकारी हो। अध्यापकों के द्वारा छात्रों को उचित निर्देश दिए जाने चाहिए। उसके बाद विद्यालय में सामग्री का विषयों के आधार पर उचित वर्गीकरण करा होना चाहिए। मॉडल, चार्ट, चित्र, इन सब सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हो और इस तरह की सामग्री के रखरखाव के लिए योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही नियुक्त होना चाहिए। उचित क्रम में लगाई होनी चाहिए दृश्य श्रव्य सामग्री। विद्यालय में दृश्य श्रव्य सामग्री को उचित व्यवस्था में सजाकर रखना चाहिए और विद्यालय में टाइम पर दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी होना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है प्रबंधन करने के दौरान। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है एक पाठ में शिक्षण अधिगम और अवस्थाओं का प्रबंधन और विद्यार्थियों का प्रबंधन। इसके अंदर जो है पहला टॉपिक वो है शिक्षण की अवस्थाएं और चरण, कि शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं और चरण हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला टॉपिक जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आपको जो है आज जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 वो खत्म हो गया है। उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ट्राई करने हैं कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। प्लस जो चैप्टर 2 का हमने प्रबंधन का टॉपिक किया है ये आप पहले आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, ऐसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो आप मुझसे पूछ लें, क्लियर कर लें, क्योंकि अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ गए तो बैक टॉपिक्स पे वापस आना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, अभी आपका कोर्स भी बाकी है, तो हमें जो है अपना कोर्स भी पूरा करना है और समझते हुए भी चलना है। ठीक है, अच्छे से आप पढ़िए इसको, और जो भी अगर प्रबंधन में कोई डाउट है तो आप मुझसे यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा उसको। ओके।